आज का विषय शब्द शक्ति। शब्द शक्ति से हमारा अभिप्राय शब्दों में निहित अर्थ का बोध कराने वाले बौद्धिक व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात प्रत्येक शब्द में कोई न कोई अर्थ, ताकत, भाव, तर्क, पावर छिपा होता है। उसे ही समझने को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्तियों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। शब्द शक्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है। शब्द वर्णों से बनते हैं, तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थात वो सार्थक होता है, उसका कोई न कोई अर्थ होता है। अगर ये कहा जाए आगे चलकर, शब्द और अर्थ के संबंध को ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये शब्द होते हैं शब्द शक्ति के आधार पे वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक से वाचार्थ या मुख्यार्थ, तो जैसा वो बोला जाता है उसको दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही समझता है, इसलिए उसको वाचार्थ या मुख्यार्थ कहा जाता है। वाच्य जमा अर्थ भी इसको कहा जा सकता है। लक्षक, लक्ष्यार्थ, अर्थात जिसका जो अर्थ है उसका कोई न कोई लक्ष्य हो, प्रयोजन हो। व्यंजक, व्यंग्यार्थ, यहाँ केवल व्यंग्य नहीं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये उसका कोई न कोई विशेष अर्थ का बोध कराता है, इसलिए इसको व्यंजक या व्यंग्यार्थ कहा जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार शब्द शक्ति के आधार पे शब्द 3 प्रकार के हैं, उसी प्रकार शब्द शक्तियाँ भी 3 प्रकार की। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में स्पष्ट उक्ति होती है, स्पष्ट। वैसे कहा जाता है कि ये ज़्यादातर गद्य में पाई जाती है। लक्षणा शब्द से भिन्न होता है और व्यंजना में अन्य अर्थ होता है, अन्य अर्थ होता है। तो वहाँ भी कहा जा सकता है लक्षणा गद्य और पद्य दोनों में पाई जाती है, और जो व्यंजना होती है वो काव्य विशेष में पाई जाती है। अब बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। जिस शब्द को सुनने से ही उसका कोशगत परंपरागत अर्थ सरलता अर्थात आसानी से समझ में आ जाए, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ज़्यादातर जो साहित्य में जो भक्ति पदावलियाँ होती हैं या ऐसे शब्द होते हैं जो श्रोता और वक्ता को आसानी से दोनों का एक ही अर्थ निकले और समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए जैसे गाय, हमारा राष्ट्रीय पशु है, यहाँ गाय प्रचलित शब्द है। जन सामान्य को आसानी से समझ में आ गया, अतः यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति। ये भी कहा जा सकता है शब्दों का जो सरल अर्थ होता है वही अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। शब्दों की रचना के आधार पर अभिधा के निम्नलिखित 3 भेद हैं: रूढ़ि अभिधा, यौगिक अभिधा और योग रूढ़ अभिधा। जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ पर भी जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं रचना के आधार पे: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो रूढ़ अभिधा होती है, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको खंडित अर्थात टुकड़े करने पर भी अर्थविहीन हो जाता है, अर्थात जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिसको रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे गाय, अगर गाय शब्द के टुकड़े किए जाएं या क्या जब अलग अलग किया जाए गा और ये, तो यहाँ ना गा का कोई अर्थ निकला है ना कोई ये का अर्थ। आगे चलकर जैसे कान, का और न, तो ना कोई का अर्थ निकला न ने का, अतः यहाँ रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान है। आगे आता है यौगिक अभिधा। योग, 2 रूढ़ शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं, यथा राजपुत्र, राजा प्लस पुत्र अर्थात राजा का पुत्र। ये शब्द ये उपसर्ग और प्रत्यय के योग से भी बनते हैं।
ज़्यादातर जो समास होते हैं वो इसमें काम करते हैं। अर्थात अगर इनको खंडित भी किया जाए, राज प्लस पुत्र, तो राज का भी अर्थ होता है और पुत्र का भी अर्थ होता है। इसलिए यहाँ पर यौगिक अभिधा शब्द शक्ति निहित है। आगे बात करते हैं योग रूढ़ि अभिधा। जो शब्द किसी विशेष अर्थ का बोध कराए उन्हें योग रूढ़ शब्द या योग रूढ़ि अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे दशानन, अंजनी सुत, पंकज, जलज। अगर इनके टुकड़े भी किए जाएं, अर्थ भी निकलता है 10 आनन, लेकिन ये इसका कोई अर्थ निकल कर भी सार्थक नहीं होता। ये किसी तीसरे का अर्थात विशेष का बोध कराता है। जैसे दशानन रावण होता है, अंजनी सूत्र हनुमान होता है, पंकज पंकजमा जय, पंक में कीचड़ में उत्पन्न कमल, जल में उत्पन्न कमल कहा जा सकता है कि यहाँ ज़्यादातर जो बहुव्रीहि समास है उसकी बहुलता पाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरी शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जिस प्रकार अगर किसी भी का भी नाम लेकर, जैसे मोहन गधा है, यहाँ गधे का अर्थ मूर्ख है, अर्थात मोहन गधा न होकर उसके लक्षण गधे जैसे हैं। अभिधा शब्द शक्ति के विस्तार को इस प्रकार देखा जा सकता है। लक्षणा के भेद, रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। जो रूढ़ि लक्षणा होती है उसमें शब्दों का रूढ़ि अर्थात परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए। मोहन मेरी आंखों का तारा है, जबकि कोई भी तारा नहीं हो सकता, तारे आकाश में होते हैं। तारे का अर्थ यहाँ पर है बहुत प्यारा या बहुत प्रिय। ज़्यादातर जो रूढ़ि लक्षणा होती है वहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ यहाँ पर उद्देश्य है, किसी विशेष प्रयोजन के कारण शब्द का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए। जैसे हरियाणा के शेर भी किसान आंदोलन में शामिल, जैसे एक शीर्षक आया तो यहाँ शेर जंगल का शेर नहीं, वीर हरियाणा के जो किसान हैं, जनमानस है, मानव है, उनके लिए शेर शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ शेर में सादृश्यता अर्थात तुलना या रूपारोपित होने से वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा काव्य में पाई जाती है। ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ उपमा व रूपक अलंकार का समावेश होता है वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति पाई जाती है। आगे विस्तार से अगर रूढ़ि लक्षणा के बारे में जाने तो ये भी 2 प्रकार की होती है, गौणी और शुद्धा। गौणी लक्षणा किसी गुण के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध हो, अर्थात ये कहा जाए कि यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, विशेषण मौजूद हो तो वहाँ पर गौणी लक्षणा होता है। जैसे वह लड़की चंद्रमुखी है, चंद्र के मुख के समान है, वो यहाँ पर लड़की ऐसा कहा जा सकता है कि उस लड़की का मुख चंद्रमा के समान है, जबकि मुख और चंद्रमा अलग अलग प्रासंगिकता में होता है। तो यहाँ पर उस लड़की के जो चेहरा है, मुख है, उसके गुण बताए गए। शुद्धा लक्षणा में जहाँ गुण संबंध सादृश्य को छोड़कर अन्य परंपरा, समीपता, साहचर्य संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ हो, यथा पंजाब वीर है, यह पंजाब वीर नहीं, पंजाब के लोग वीर हैं, इसलिए यहाँ पर शुद्ध लक्षणा का होना स्वाभाविक है। बात करें आगे प्रयोजनवती लक्षणा के, प्रयोजनवती लक्षणा को भी 2 भागों में समझा जा सकता है। गौणी स्वरूपा, गौणी स्वरूपा जहाँ उपमेय और उपमान का अलग अलग बोध हो, उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत का अलग अलग बोध हो। जैसे मोहन शेर है, मोहन शेर नहीं है यहाँ पे, अर्थात उसका जिगरा बड़ा है, शेर के समान है, इसलिए यहाँ पे गौणी स्वरूपा है। अगर आगे समझा जाए तो गौणी साध्यवसाना जहाँ उपमेय का वर्णन न करके उपमान द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध हो, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, यहाँ मूर्ख व्यक्ति को समझाना, अर्थात ये कहा जा सकता है लोकोक्ति है, तो यहाँ पर भी गौणी
साध्य वसाना शब्द शक्ति पाई जाती है। लक्षणा शब्द शक्ति को इस प्रकार भी समझा जा सकता है एक चित्र के माध्यम से। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भाग, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा को गौणी और शुद्धारूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा को गौणी और रूढ़ा में बांटा जा सकता है। जो गौणी प्रयोजनवती होती है वो स्वरूपा और साध्य वसाना होती है, और जो रूढ़ा प्रयोजनवती होती है वो उपादान और लक्षणा के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार ये थे हमारे लक्षणा शब्द शक्ति का चित्र के माध्यम से। अब आगे चलता है नंबर 3 पे, जिसको कहा जाता है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी भी शब्द का अर्थ अभिधा व लक्षणा शब्द शक्ति से न निकले, अर्थात जब अभिधा व लक्षणा शब्द शक्ति से अर्थ निकलना असमर्थ हो, वहाँ जो विशेष अर्थ निकलता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे संध्या हो गई, यहाँ संध्या के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस जैसा व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है वो वैसा ही उसका अर्थ निकाल लेता है। अर्थात ये कहा जाए कि भाई संध्या हो गई, अंधेरा होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है, तो जो छोटे बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं वो घर चले जाएं, प्रकाश की व्यवस्था, लाइट जला दी जाए, दीपक जला दिया जाए। जो औरतें हैं चौका बर्तन रसोई संभाल लें, मंदिर के कपाट खुल गए हैं, पूजा पाठ का समय हो गया है। तो यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग अर्थ होने के कारण व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति को भी शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना को शब्द व्यंजना कहा जा सकता है, अर्थात जैसे शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं वैसे ही जहाँ शब्दों में व्यंजना पाई जाती है, जहाँ शब्द के कारण व्यंजक अर्थ उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ कहा जा सकता है मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। तो यहाँ पर जब ये कहा जाए कि भाई अगर श्लेष अलंकार काम करता है वहाँ पर और अनेकार्थी शब्द निकलते हैं, तो वहाँ पर एक शब्द के शब्दों में व्यंजना पाई जाती है। दूसरा है आर्थी व्यंजना, जहाँ अर्थ के कारण व्यंजक अर्थ उत्पन्न होता है वहाँ पर आर्थी व्यंजना पाई जाती है। जैसे अबला, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध अरु आँखों में पानी। तो जब इनको अर्थ हम जान जाएंगे तो अबला के लिए नारी का प्रयोग किया गया है, और जो आंचल में दूध है उसको अर्थात अपने बेटे के लिए, उसके पालन पोषण के लिए उसके प्रति संवेदना है, तो वो उसका उद्धार करती है, पालन पोषण करती है। तो और आँखों में पानी अर्थात वो हर वक्त अबला, इसलिए अबला नारी को अबला कहा गया है। तो यहाँ अर्थों में व्यंजना छिपी हुई है। आर्थी जो व्यंजना है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, अभिधामूलक और लक्षणामूलक। जहाँ साधारण शब्दावली में भी व्यंग्यार्थ हो वहाँ पर अभिधामूलक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कहते हैं हरियाणवी में कहावत है आपा मरे स्वर्ग दिखे, तो ये यहाँ पर स्वयं के मरने के बाद ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। अर्थात स्वर्ग के दर्शन करने के लिए वैसे तो सामान्य शब्दावली है, लेकिन अर्थ बड़ा गंभीर है कि स्वर्ग को देखने के लिए मरना पड़ेगा, अर्थात जीवन लीला खत्म करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ लक्षणमूलक लक्षणामूलक व्यंजना, जहाँ प्रयोजनवती लक्षणा के में व्यंग्यार्थ उत्पन्न हो। जैसे कलरव किसको नहीं सुहाता, कौन नहीं इसको अपनाता। यहाँ प्रयोजन कलरव का अर्थ शोर है, शोर किसको अच्छा लगता है अर्थात किसी को नहीं, लेकिन विवाह शादियों में सभी बड़े शोर में ही आनंद की अनुभूति करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना में लक्षणामूलक व्यंजना भी स्पष्ट होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर शब्द शक्ति को व्यंगित किया गया है, दर्शाया गया है, वो बड़ी प्रबल दिखाई देती है।